हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी प्रकाश की परावर्तन के नियम तथा गोली दर्पण से संबंधित परावर्तन तथा परिभाषाओं को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम सभी प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, माध्यम क्या होता है तथा परावर्तक पृष्ठ, आपतित कोण, अपवर्तित कोण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिसको आप देख लीजिए ताकि ये वीडियो और भी अच्छा प्रभावी हो और आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? इसके दो नियम है। कितने नियम है? दो। इसको किसी नाम से नहीं, नंबर से जानते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो कौन कौन से दो नियम है? प्रथम नियम मीन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है? यदि किसी समतल पृष्ठ पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित किरण AB और परावर्तित किरण BC तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होता है? आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC तथा आपतन बिंदु B पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रथम नियम। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीय नियम क्या है? सेकेंड लॉ क्या है? आपतन कोण I, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, इसको I से लिखते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण BC और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से लिखते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मीन्स कोण ABM इज इक्वल टू MBC या CBM भी लिखते हैं, यानी I इज इक्वल टू R। ये दोनों वैल्यूज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होता है? एक बार हम लोग नियम फिर से देखते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, अर्थात समतली होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये था परावर्तन का नियम। इन्हीं नियमों के आधार पर हम गोलीय तलों पर प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोलीय तलों पर गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ना है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो। कैसा हो? खोखले गोले का भाग हो और उस खोखले गोले को काटकर पॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, अगर इस खोखले गोले को काटकर पॉलिश कर दिया जाए तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या? फिर से देख लीजिए। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो जिस पर चांदी की पॉलिश कर दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, गोले के कटे हुए भाग पर अगर पॉलिश करके दर्पण बनाया जाता है तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, पहला हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्केव के नाम से जानते हैं।
मिरर। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है, परिभाषाएं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण होता क्या है, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग, यानी ये गोला था, गोले को हम काट दें और इस कटे हुए भाग के बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाए, यानी उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश कर दिया जाए, और जो दबा हुआ हिस्सा है वो क्या हो, परावर्तक पृष्ठ बन जाए। दबा हुआ हिस्सा क्या होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ बन जाए। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव। केव मतलब गुफा जैसा हो, क्या है, केव, गुफा जैसा हो। जो दर्पण गुफा जैसा हो, यानी बीच में गड्ढा हो, यहां पर दबा हुआ, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, यदि किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग पर इस तरीके से पॉलिश कर दिया जाए, किसका, दबा हुआ तल अवतल हो, दबे हुए तल पे पॉलिश कर दिया जाए, सॉरी दबे हुए तल पे क्या करेंगे, पॉलिश कर दें, और उठा हुआ तल जो उसका क्या हो, चमकदार पृष्ठ हो, क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। उठा हुआ दर्पण अगर हिस्सा दर्पण है तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल का होगा जब दबा हुआ हिस्सा दर्पण का काम करेगा तो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये दो दर्पण हो गए। अब इन दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है, पहला है दर्पण का ध्रुव, यानी पोल ऑफ मिरर। होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमें एक दर्पण चाहिए, तो चलिए हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। इस तरीके से एक अवतल दर्पण बना लिए। तो अवतल दर्पण में पॉलिश कहां पर होती है, बाहर के साइड पर, यानी उभरे हुए तल पे। तो हम इस तरीके से इसको एक पॉलिश कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की मध्य बिंदु, यानी किसी भी दर्पण का जो होगा मध्य बिंदु, ये है दर्पण, यहां से यहां तक, M1 से M2 तक, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा ये। ठीक है, क्या होगा ये, इसको हम लोग डिनोट करेंगे P से। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, P से। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव हो गया। लंबाई पूरी भी जो दर्पण की होगी उसके बीचों बीच जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण किसी गोले से काट कर बनाया गया है। तो अगर हम गोले को इस तरीके से पूरा करें तो इस तरीके से गोला पूरा होगा, जिसका केंद्र, गोले का केंद्र कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको किस बिंदु से लिखते हैं, C से। तो क्या हो गया, दर्पण का ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी इसी तरीके से है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहां से कहां तक, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या। परिभाषा भी यही है, जो बोल रहे हैं बिल्कुल आपको सेम लिखना है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की लंबाई के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का भाग होता है उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, ऐसा बिंदु जो दर्पण पर स्थित हो और उसको अगर हम लोग क्या करें, वक्रता केंद्र से मिला दें। यानी दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। मैथ में एक प्रमेय है,
कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। उसी प्रमेय के द्वारा ये आपका अभिलंब यानी 90 अंश का कोण बन जाएगा ये। ठीक है, तो ध्रुव दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को आप वक्रता केंद्र से मिलाइए, वो आपका अभिलंब हो गया, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। कहां पे है ये ध्रुव, ये रहा, वक्रता केंद्र ये रहा, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चाहे जितना आगे से पीछे तक इस रेखा को बढ़ा दीजिए, यही रेखा आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पीसी, पीसी रेखा आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष, या आप और नाम दे सकते हैं यहाँ पर एम एन, यहाँ M1 M2 था MN, तो MN आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका MN मुख्य अक्ष हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण की लंबाई जो भी होती है उसके व्यास, यानी दर्पण का जो व्यास होता है, दर्पण गोली की व्यास की बात नहीं कर, दर्पण की लंबाई यहां से यहां तक है, तो दर्पण का जो व्यास होता है वो क्या होता है, दर्पण का द्वारक। ठीक है, यानी एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, यानी हम कोई भी एक रेखा ले ले, ये मुख्य अक्ष है, समांतर रेखा आ रही है। ठीक है, दर्पण से टकराने के पश्चात, तो ये दर्पण से टकरा गया, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, तो मान लेते हैं यहां से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी वही क्या कहलाएगा, फोकस। फिर से देख लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो मुख्य अक्ष ये रहा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा, तो आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा आई, हम नाम दे रहे हैं ए, और यहां पर बी, AB रेखा आई और दर्पण से टकराने के पश्चात BC परावर्तित हो गई, यानी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाता है, यानी यह बिंदु से जा रहा है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस ये रहा और ध्रुव ये रहा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, फोकस पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, फोकस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो हम अगर फोकस बिंदु पर कोई एक रेखा इस तरीके से खींच दें, ठीक है, तो वो जो रेखा होगी इसको अगर हम नया नाम दे देते हैं x डैश, तो ये क्या हो गया आपका फोकस तल हो गया। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसी तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। उत्तल दर्पण संबंधित परिभाषाएं, पूरी परिभाषा यही रहेगी, बिल्कुल चित्र थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये रहा उत्तल दर्पण, इसमें हम लोग पॉलिश कर दिए, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिए, तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस उठा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण कहते हैं। पहली परिभाषा है दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण की लंबाई ये है, यहां से यहां तक है, तो इसकी मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव। ठीक है। दूसरा है वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इसको हम इस तरीके से बढ़ाएं तो इस जगह पर कहीं पर दर्पण का जिस गोले से बना है उसका केंद्र आएगा, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, जिसको लिखते हैं किससे, सी से। वक्रता केंद्र को किस पॉइंट से डिनोट करते हैं, सी से। ध्रुव को किस पॉइंट से डिनोट करते हैं, पी से। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। हाँ, वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो ये आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र हो गया। मिलाने वाली रेखा के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको किससे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या से। और ये क्या होता है, r, किससे लिखते हैं, r से, यानी PC इज इक्वल टू r हो गया। नेक्स्ट r हो गया अभिलंब। दर्पण के ध्रुव,
दर्पण के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दीजिए तो रेखा 90 अंश की कोण बनाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। तीसरा, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, चाहे जितनी लंबी आपकी रेखा हो, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये पूरी लंबी सी रेखा आगे से पीछे तक जितना आगे बना सकते हैं, ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होता है। क्लियर है? दर्पण का द्वारक, दर्पण की पूरी लंबाई जो होती है, इसके बीच की जो आपका व्यास आता है, यानी दर्पण का जो व्यास आता है, इसको क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। परिभाषा इतना ही लिखना है, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का जो आपकी लंबाई है, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। नेक्स्ट, मुख्य फोकस। तो इसमें थोड़ा सा परिभाषा इससे चेंज हो जाता है। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, क्योंकि ये परावर्तित हो जाएगी इस तरफ, ठीक है, और मिलेगी कहां पर? इस जगह पे। तो जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इस पे मिलती है और इसमें क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन होकर इधर चला जाएगा, मिलेगी कहां पर? उस तरफ, ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में। नेक्स्ट, फोकस दूरी। ध्रुव P और फोकस F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f। नेक्स्ट है मुख्य फोकस तल। तो फोकस बिंदु पर खींची गई अभिलंब रेखा को क्या कहते हैं? फोकस तल। तो ये आपकी जो रेखा है, अभिलंब रेखा यानी 90 अंश की रेखा, लंब, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस तल। ये आपका गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो चुकी हैं। अब हम लोग को अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? वस्तु और प्रतिबिंब क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज होते क्या हैं? तो यहां पर प्रकाश के संदर्भ में ऑब्जेक्ट और इमेज को अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब को यहां पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। तो वस्तु क्या होता है? प्रकाश के संदर्भ में, यानी प्रकाश स्रोत कहीं पर है, तो प्रकाश के संदर्भ में किसी दर्पण पर आने वाली किरण, मान लो ये आपका अवतल दर्पण बना देते हैं, तो प्रकाश कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। भाई किरणें है, प्रकाश स्रोत है, तो दो किरणें आ सकती हैं। तो प्रकाश जिस बिंदु से आता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ओ। प्रकाश दर्पण पर जिस बिंदु से आता है, उस बिंदु को वस्तु कहते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रतिबिंब क्या है? तो इसके लिए भी एक दर्पण चाहिए, एक दर्पण हो गया, ठीक है, और दर्पण पर कोई किरण आ रही है, आपतित किरण हम पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं प्रकाश स्रोत ये यानी वस्तु हो गया, यहां से किरण आ रही है, ठीक, तो आपतित किरण हो गया। आपतित किरण दर्पण पर टकराई तो परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद कहीं न कहीं ये किरणें आपस में मिलेंगी। क्या होंगी? आपस में किरणें मिलेंगी। तो यहां पे सारी किरणें परावर्तित होकर आ रही हैं, ठीक है, ये किरण यहां पर आ रही है, तो ये क्या हो गया? इमेज। जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, ठीक है, जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को O से, इमेज को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होंगे तब क्या होगा? मिलेंगे या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यहां पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। इसकी भी परिभाषा पूछता है, और इन सभी परिभाषाओं की जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी इस न्यूमेरिकल के लिए या बाकी थ्योरी को पढ़ने के लिए, तो जिन भी थ्योरी को हम पढ़ेंगे वहां पर ये परिभाषाएं आवश्यक हो जाएंगी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो परिभाषा यहीं से चलेंगी, जितनी भी परिभाषाएं पढ़े सारी यहीं से चलेंगी। तो चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? जब वास्तव में प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब मान लेते हैं एक दर्पण है, ये हम अवतल दर्पण की जगह इस पर हम लोग उत्तल दर्पण पे बना लेते हैं। उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रखा जाए,
मान लो वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ से प्रकाश किरण ये चली, दूसरी प्रकाश किरण ये चली, दोनों टकराएंगी तो टकराने के पश्चात डाइवर्ट होकर कहां पर आ जाएंगी, इधर। परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, इस तरफ किसी दिशा में मुड़ जाएंगी। लेकिन जब हम इसको डैश डैश करके पीछे की ओर खींचेंगे तो जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं वो बिंदु क्या मिलेगा, प्रतिबिंब, क्योंकि इधर तो मिल नहीं रही है तो मिलेंगी कहां, पीछे की ओर। तो जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो परावर्तित इधर तो फैल रही हैं, मिलेगी कहां, इधर। तो जहां पर परावर्तित किरणें मिलेंगी वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं वो मेरा हो जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, जिसमें मिलती हैं वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो क्या होता है, आभासी। आभासी को पीछे डैश डैश करके लाइन, कंटीन्यूअस लाइन से नहीं खींचते, डैश डैश से खींचते हैं। तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की और परिभाषाएं हैं तो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने, ये आपका दर्पण है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्राप्त होता है, दर्पण के सामने। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, यानी वस्तु इस तरफ है तो प्रतिबिंब कहां पर मिला, इस तरफ, यानी दर्पण के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर, पीछे। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। एक और है परिभाषा है और इससे प्रश्न भी एक पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो आपका जवाब होगा हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आभासी के लिए पूछेगा तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका 1 नंबर का उत्तर हो गया। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इस तरीके के छोटे छोटे हेडिंग्स एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, जिसको आप लोग लर्न करके एग्जाम में तो अच्छा नंबर ले ही सकते हैं। साथ ही ये जितनी भी हेडिंग्स आपने पढ़ी है, ये हेडिंग्स आगे के टॉपिक्स, आगे के पॉइंट्स को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये लर्न हो गया तो आगे के हेडिंग्स एकदम आराम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अगली वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।